हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले तो प्यारे आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 2 मार्क्स वाले जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका मैं तैयारी कराने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछेगा। मतलब 5 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 10 प्रश्न पूछता है, जिसमें से आपको 5 प्रश्न बनाना रहता है 2 मार्क्स में, ठीक है। और इससे आपका 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो ये 10 मार्क्स आपका एकदम 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में प्यारे मैं आप सभी को 30 से अधिक मतलब 34 टोटल सब्जेक्टिव प्रश्न 2 मार्क्स वाले पढ़ाऊंगा, और यहीं से आपके एग्जाम में 10 प्रश्न पूछेगा, जिसमें से आप 5 आसानी से बना लेंगे। यदि 10 के 10 न भी पूछते तो एकदम एकदम विश्वास रखे हम पे कि 5 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा और आप 5 आसानी से बना लेंगे, आपका 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले इस वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा तो जरूर होगा, लेकिन आपके काम लायक वीडियो है, और एकदम गारंटी एकदम लिख कर ले लीजिए कि यही प्रश्न यहाँ से रहेगा। इसलिए अगर आपको हम पे विश्वास है तो इस क्लास को 2 से 4 बार देखकर पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी मैं इसमें बता रहा हूँ उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। पहला नंबर प्रश्न, मतलब अगर हम में जो बोलने की शक्ति है या शक्ति न होता तो क्या होता। तो अगर हम में वाक शक्ति न होती तो हम बोल नहीं पाते, मतलब जो हम बोलते हैं या बोल नहीं पाते। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो ये पूरी दुनिया यानी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। हमें जो सुख दुख का अनुभव होता है वाक शक्ति नहीं होने के कारण वो हम एक दूसरे को नहीं बता पाते, मतलब जो हमें सुख दुख का अनुभव होता है यह भी हम एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि वाक शक्ति ही नहीं था। ये वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो सभी लोग लुंज पुंज से कोने में बैठा दिए गए होते, और वाक शक्ति ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया एक अमूल्य वरदान है, ठीक है। जिस प्रकार से ईश्वर के द्वारा आंख दिया गया मूल्य अमूल्य वरदान है, क्योंकि आंख है तो आप देखते हैं, उसी प्रकार से आवाज जो है यानी वाक शक्ति जो है, इससे आप क्या करते हैं अपने सुख दुख शेयर करते हैं। अगर जो मान लीजिए जिसके मतलब ईश्वर के द्वारा जिसको वाक शक्ति नहीं दिया गया था वो क्या किसी से बात कर पाते, वो अपना सुख दुख शेयर कर पाते नहीं ना कर पाते। तो वाक शक्ति न होने के कारण पूरे सृष्टि में ही वाक शक्ति नहीं होता तो ये पूरा सृष्टि मतलब पूरा दुनिया क्या है एकदम गूंगी दिखता, और आपस में कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, सब एक अलग अलग कोना पकड़ कर बैठे रहते, बस ऐसे ही जीवन काटते, ठीक है। तो इसलिए पहले इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से आप सभी को लिख देना। आगे देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। ये टॉप लेवल का प्रश्न है, आप देखेंगे पीवाई क्यों उल्टाकर, तो ये काफी बार ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए अब की बार के लिए भी मैं ये प्रश्न गेस करके बता रहा हूं कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन तथा एडिसन का क्या विचार है। मतलब दोनों का अलग अलग विचार है और दोनों क्या कहते हैं, तो आंसर में लिखिएगा बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन कहते हैं मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष का पता नहीं चलता। मतलब मनुष्य जो है यानी बेन जॉनसन क्या कहते हैं कि अगर मनुष्य जब तक बोलेगा नहीं तब तक हम उसके गुण का और दोष का, मतलब उसमें क्या खूबियां पाया जाता है, क्या मतलब दोष पाया जाता है, मतलब क्या उसमें कमी पाया जाता है, इसको हम नहीं पता लगा सकते, ठीक है। बेन जॉनसन कहते हैं मनुष्य में बोलने से, मनुष्य के बोलने से उसका साक्षात्कार होता है, मतलब उसके बारे में पता चलता है कि ये मनुष्य कैसा। क्योंकि जब आप किसी से व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको पता चल जाता है हाँ यार इस व्यक्ति के अंदर अच्छे संस्कार है, ये इस प्रकार से हमसे बात कर रहा है। किसी से बात करते समय लग जाता है यार ये पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, ये अच्छा से बात नहीं कर रहा। तो अगर मनुष्य बोलता है तो उससे हम क्या मनुष्य की गुण मतलब अच्छी चीज़ों का और गलती चीज़ों का हम क्या करते हैं पता लगा पाते हैं, ठीक है। तो मनुष्य के बोलने से क्या होता है उसके साक्षात्कार का पता चलता है, मतलब उसके बारे में वह क्या है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करता है, किससे, जब मनुष्य बोलता है तो। और उसी बात के बाद मतलब बेन जॉनसन ये कहते हैं, और एडिसन क्या कहते हैं बातचीत के संबंध में एडिसन कि विचार ये है कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के व्यक्ति में हो सकते हैं। मतलब बेन जॉनसन कहते हैं कि यदि मनुष्य बात न करे तो हम उसकी गुण दोष का पता नहीं लगा सकते हैं, और एडिसन कहते हैं कि अगर मनुष्य असल बातचीत करना है तो सिर्फ 2 लोगों के बीच में ही मनुष्य असल बातचीत कर सकता है, क्योंकि जब 2 आदमी होते हैं तब वह अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। मतलब सही बात है, आप लोग देखे होंगे जब भी आप मतलब मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है, जब बात करते हैं तो क्या है आपस में वो अपने दिल की बात है और लड़का अपने दिल के बात लड़की अपने दिल की बात बताते रहते, तो क्या है इससे क्या होता है ये मतलब एक अच्छा फील भी होता है, और हम सारी बात सुख दुख जो भी है सब कुछ बात कर पाते। और सही बात है कि असल बातचीत जो होता है ना केवल 2 लोगों के बीच में, अगर कोई तीसरा व्यक्ति अगर सामने है ना, आप दोनों कॉल पे बात कर रहे हैं और कोई तीसरा व्यक्ति सामने है तो आप फिर भी अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं ना, ये होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आप सभी को लिखना है। आइए तीसरा नंबर प्रश्न, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है आपके एग्जाम में बातचीत चैप्टर से
ना इस 3 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में है ना पूछ लेता है, इसलिए मैं ये तीनों क्वेश्चन आपको दे दिया हूँ। पहला प्रश्न बताया कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। दूसरा प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया कि बातचीत के संबंध में बेन जोन्सन और एडिसन के क्या विचार है, और उसके बाद आर्ट और कन्वर्सेशन क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, आर्ट और कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक उत्तम कला है। ठीक है, उत्तम कला है जो यूरोप के लोगों में पाई जाती है। आर्ट और कन्वर्सेशन जो है ये बातचीत करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, मतलब उत्तम कला है जो यूरोप के लोगों में, यूरोप क्या है तो यूरोप एक महादेश है। ठीक है, और ये इस महादेश में बहुत सारे देश आते हैं, जिस प्रकार से एशिया महादेश है उसी एशिया महादेश में बहुत सारे देश आते हैं। जैसे एशिया महादेश में हमारा देश भारत आता है, पाकिस्तान आता है, चीन आता है, उसी प्रकार से यूरोप क्या है एक महादेश है, और यहाँ के जितने भी लोग हैं वह आर्ट और कन्वर्सेशन करने का एक उत्तम तरीका मानते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्ट और कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक उत्तम कला है जो यूरोप के लोगों में मेनली पाया जाता है, और इस बातचीत की कला से वे लोग ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ जाते हैं जिनको सुनकर लोगों के कान अत्यंत सुख होते हैं। मतलब इस बातचीत की कला के माध्यम से वो लोग, मतलब जो यूरोप के लोग होते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे क्या होता है लोगों के कान को अत्यंत सुख मिलता है, मतलब अच्छा अच्छा फील होता है। जैसे आप ही ले लीजिए, किसी से बात करते हैं, अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हो और अच्छी चीज़ों का बात करते हैं, अच्छी चीज़ उसके साथ शेयर करते हैं, तो उसको क्या है उसके कान को भी अत्यंत सुख मिलता है, दिल को भी अत्यंत सुख मिलता है, और वो हैप्पी भी होता है, खुश भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे आर्ट और कन्वर्सेशन क्या है आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं एकदम आसान शब्दों में। पहले मैं अपने नोट्स से पढ़ा लो, अगर आपका ये नोट्स अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं नोट्स भी बिल्कुल फ्री में डाल दूंगा। कहाँ पे, तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको डाल दूंगा क्लास के बाद, लेकिन आपको सबसे पहले क्लास करना है, क्योंकि टोटल अभी हम कितने प्रश्न पढ़ाने वाले हैं 34 प्रश्न के, और अभी चौथा नंबर प्रश्न भी नहीं पढ़ा है, मतलब अभी लंबा क्लास चलेगा। आइए 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था। उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। आंसर में ये आप लोग लिखिएगा कि उसने कहा था कहानी में सूबेदार ने लहना सिंह से कहा है कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी। मतलब सूबेदारनी है लहना सिंह के क्या, लहना सिंह से कह रहे कि जिस तरह आपने मुझे एक उस समय, मतलब जिस समय दोनों में आपसी प्यार चल रहा था, प्रेम चल रहा था, उस समय की बात कह रहा है सूबेदारनी, याद दिला रहा है लहना सिंह को, और बोल रहा है कि उस समय आपने मुझे एक घोड़े की लातों से बचाया था, रक्षा किया था, उसी प्रकार से उसके पति और एकमात्र पुत्र, उसके पुत्र का नाम क्या था तो बोधा सिंह नाम था ना, उसके पुत्र को और उसके पति का रक्षा करना। ठीक है, किससे कह रहे हैं सूबेदार ने, तो लहना सिंह से कह रहे हैं। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है, मतलब भीख मांगती है। यह बात लहना सिंह के मन को छू जाती है, इसलिए क्या दोनों उनके पति को भी और उसके पुत्र का भी रक्षा कौन करते हैं, तो लहना सिंह करते हैं, आपको पता ही होगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं कि ठीक है कि उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा, तो सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि जिस प्रकार से आपने उस समय, मतलब बचपन में जब हम दोनों मिला करते थे, तो उस समय आपने हमको एक घोड़े की लातों से बताया कि घोड़ा लात ना मार दे सूबेदारनी को और लड़की को। भाई कोई भी लड़का अपने मतलब मोहब्बत को चाहता है कि दुख ना हो, ठीक है, या लड़की भी हो तो वो चाहता है कि हमारे मोहब्बत को कोई दुख ना हो। तो उस समय लड़का ने लड़की को बचाया था घोड़ा की लातों से। ठीक है, तो वही चीज़ याद दिलाकर सूबेदारनी कह रहे कि उसी प्रकार से अब समय आ गया है, आप हमारे पति का और तथा एकमात्र जो हमारे पुत्र है उसकी रक्षा करेंगे। और यह बात मतलब लहना सिंह को दिल को छू लेते हैं और उसने रक्षा भी करता है। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे इसमें बताया भी गया है इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न की पहले 5 नंबर प्रश्न आप सभी से कह रहा है लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए, यह प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आया तो क्या लिखिएगा। आंसर में लिखना है आप सभी को लहना सिंह का सूबेदारनी के साथ भावनात्मक प्रेम था। लहना सिंह सूबेदारनी के साथ कैसा प्रेम था, तो भावनात्मक प्रेम था। ठीक है, भावनात्मक इसलिए क्यों लिखे पता है, भावनात्मक क्यों लिखे आप लोग बताइएगा जरा लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यह एक सच्चा प्रेमी कौन, तो लहना सिंह जो है ये एक सच्चा प्रेमी जो प्रेम का प्रतिदान नहीं चाहता है, मतलब प्रेम का प्रतिदान नहीं चाहता है, वह प्रेम के उत्सर्ग होना जानता है, मतलब वह प्रेम के उत्सर्ग होना जानता है। प्रेम की इस कसौटी का निर्वाह करता हुआ वह सूबेदारनी के प्रति पति और पुत्र की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है। मतलब जो लहना सिंह है यह लहना सिंह के प्रेम के बारे में कह रहा है कि आप लिखिए लहना सिंह के आखिर प्रेम कैसा प्रेम था, तो लिखिएगा लहना सिंह का सूबेदारनी के साथ जो प्रेम था यह भावनात्मक प्रेम था, वह एक सच्चा प्रेमी थे और वह प्रेम के प्रति दान नहीं चाहता था कि मतलब अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो सूबेदार ने भी हमको बदले में प्रेम कर, वो ऐसा नहीं चाहता था। ठीक है, क्योंकि प्रेम जो होता है ना प्यारे, ये मतलब अगर सही प्रेम करने वाली
लड़की हो या लड़का हो, तो वो आपसे मतलब किसी भी तरीके का भाव नहीं रखेगा, बदले की भाव नहीं रखेगा, ठीक है, कि आपने ये किया तो मैं भी ये करूँगा। होता है ना कि आप आजकल अगर आप लोग बात कर रहे हो, तो अगर तुमने 2 मरतबा उसका लड़की कॉल किया, तुम नहीं उठाए, तो लड़का भी 2 मरतबा कॉल नहीं उठाएगा, कहेगा कि नहीं तुमने तो मैं 2 मरतबा कॉल किया तो तुमने उठाई नहीं, इसलिए मैंने भी नहीं उठाया। तो ये होता है ना, हालाँकि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि असल प्रेम में क्या होता है कि ये सब देखा ही नहीं जाता, बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, ठीक है। प्रेम की इस कसौटी में वो लहना सिंह क्या किए थे, मतलब सूबेदार ने एक वचन दिया कि आप मेरे पति और पुत्र की रक्षा कीजिएगा, इसलिए वो शहीद हो गए, मतलब जान भी अपना कुर्बान कर दिए। तो इस प्रेम को बहुत अच्छा कहानी है, आप जब पढ़ेंगे इस कहानी को तो बहुत विस्तार से समझेंगे। बाकी आपको अभी प्रश्न पढ़ना है और तैयारी करना है, तो अच्छे से समझते जाइए, तैयारी करते जाइए। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई है। नारी की पराधीनता जो है ये कब से आरंभ हुई है, आंसर में लिखिएगा। आंसर में लिखिएगा जब मानव जाति कृषि का आविष्कार किया, जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, मतलब खेत करना स्टार्ट किया, कृषि का आविष्कार किया, तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। नारी जो है मतलब जब मानव जाति जो था, मतलब मनुष्य जो था, ये कृषि का निर्माण किया, कृषि का आविष्कार किया कि अच्छा ये कृषि मतलब ये खेती करेंगे तो हम खाना खा सकते हैं, ये चीज़ उपजा सकते हैं, चावल उपजा सकते हैं, गेहूँ उपजा सकते हैं और इसको हम खा सकते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि उसमें मतलब नारी जो है, मतलब महिला जो है, ये घर में रहना पसंद करता था और पुरुष कहाँ तो बाहर जाता था। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़े में बच गया। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। मानव जाति जब तक कृषि का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक दोनों मतलब आपस में जो भी चीज बांटना है, खाना है, करना है, सब कुछ करता है। लेकिन जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से क्या हुआ कि नारी मतलब जो महिला है ये घर में रहेगी और पुरुष बाहर जाकर खेती बाड़ी करेंगे, ठीक है। और यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गए। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित होता गया। घर का जीवन क्या है तो सीमित है, महिला क्या कर सकती है घर में तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना बना सकती है, खा सकती है, बर्तन धो सकती है, घर में ही रह सकती है, ठीक है। और पुरुष का जीवन क्या हो गया तो असीमित हो गया, मतलब वो बाहर गया और वो केवल खेती ही नहीं किया, जहाँ मन हुआ घूमा फिरा, जो चीज़ मन किया वो चीज़ किया, बाहर का हर एक काम किया, तो असीमित हो गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। कृषि के विकास के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। नारी की पराधीनता की जो आरंभ है ये पहले कृषि के विकास के कारण हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा प्रश्न, क्योंकि मैं समझाने की अभी कोशिश बहुत अच्छे से कर रहा हूं ताकि आपको सारे प्रश्न समझ में आ जाए, ठीक है। और आप लोग अगर 2 से 4 बार इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा आपका 10 मार्क्स 100% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब मार्क्स की तैयारी करना है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया है, अब मार्क्स की तैयारी करना है। और डोंट वरी, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको मार्क्स की तैयारी बहुत अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या रहा है, गंगा पर पुल बनने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। गंगा पर पुल बनने पे अंग्रेजों ने क्यों, मतलब गंगा पर जब पुल बन रहा था तो अंग्रेज जो है इसमें क्यों दिलचस्पी, मतलब उसको क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। तो अंग्रेज के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैलने लगा था। अंग्रेज के खिलाफ जो है ये दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैलने लग गए थे। अंग्रेजों के साथ वहाँ बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अंग्रेज के साथ बगावत करने के लिए बिहारी एकदम तैयार थे। अगर ये क्रांतिकारी विचार एवं बगावत अन्य जगहों पर फैल जाता तो अंग्रेजों का बहुत नुकसान होता। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वे क्रांतिकारी विचार अन्य जगहों पर फैले, इसलिए वे गंगा पुल पर बनाने के लिए दिलचस्पी नहीं ले लेते। गंगा पर जो पुल बन रहा है तो उसमें वो दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। मतलब दिलचस्पी मतलब होता है कि किसी भी काम में आप अपना योगदान देना, और किसी काम में दूर हो रहा है होने दो, अगर हो गया तो फिर भी ठीक, नहीं हुआ फिर भी ठीक। तो इसी प्रकार से अंग्रेज इस काम में गंगा पर जो पुल बन रहे थे गंगा नदी पे, इसमें वो दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, ठीक है। आगे बढ़िए। और ये देखिए पुंडलिक जी कौन थे, ये इस साल के लिए पहले बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न याद रखिएगा। पुंडलिक जी कौन थे, आंसर में लिखिएगा पुंडलिक जी एक शिक्षक थे, ठीक है। आप देखिए अगर आप हमारे साथ अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ऑप्शन में रह जाएगा पुंडलिक जी कौन थे, शिक्षक थे या व्यापारी थे या डॉक्टर थे या अभियंता थे, तो आप वहां पे क्या लगाओगे, शिक्षक लगाओगे ना। यस सर लगाएंगे, शिक्षक लगाएंगे, बिल्कुल शिक्षक लगाएंगे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी हो रहा है ना, यस सर ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी हो रहा है। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि पुंडलिक जी कौन थे, तो लिखेंगे पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। वे ये गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे। मतलब पुंडलिक जी जो थे ये गांधी जी के सारे आदर्शों को सच्चे दिल से मानते थे और बड़े ही निर्भय पुरुष थे, जिन्हें गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बेलगांव में स्थित बेलगांव से भितिहरवा बुलाया था। किसको बुलाया था, तो गांधी जी ने 1917 में बेलगांव से किसे भितिहरवा बुलाया था, तो पुंडलिक जी को बुलाया था मिलने के लिए।
पुंडलिक जी को गांधी जी ने इसलिए बुलाया था ताकि वे आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा दे और साथ ही साथ ग्रामवासियों के दिल से संस्कृत अंग्रेजी के प्रति भय को दूर करे। मतलब देखिए पुंडलिक जी कौन थे, तो सबसे पहले पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। ये गांधी जी के आदर्श के सच्चे दिल से मानने वाले थे, ठीक है। और ये बड़े ही निर्भय पुरुष थे जिन्होंने 1917 में जिन्हें मतलब किसको, तो पुंडलिक जी को कौन बुलाया, तो गांधी जी ने वर्ष 1917 ईस्वी में बुलाया था मिलने के लिए। और मिलकर उन्हें क्या आदेश दिया गया कि आप है ना मतलब यहाँ पे आश्रम चलाइए और बच्चों को शिक्षा दीजिए, और ठीक है, और अंग्रेजों के साथ ग्रामवासियों को दिलों को जोड़िए और अंग्रेजी के प्रति जो उसका भय बना हो उस भय को दूर कीजिए। कौन कहे थे, तो गांधी जी कहते, किसे, पुंडलिक जी को कहे थे। तो इस प्रकार से पहले इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहे चौर और मन किसे कहते हैं, चौर और मन जो है ये किसे कहते हैं, वे कैसे बने और इनमें क्या अंतर है। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, ठीक है, ये भी टॉप लेवल का प्रश्न। टोटल में बोल रहा हूं ना 34 प्रश्न करा रहा हूं प्यारे, ठीक है। और 34 प्रश्न यदि आप अच्छे से कर लेंगे तो गारंटी देता हूं 10 प्रश्न यहीं से आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सीधा का सीधा पूछेगा और 5 प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे। यदि मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, यदि 10 प्रश्न ना भी पूछे तो 5 प्रश्न तो कोई माई का लाल नहीं है जो रोक देगा कि यहां से नहीं रहेगा, 100% यहीं से रहेगा, ठीक है। यहां पर देखिए पहले प्रश्न कह रहा है चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है, ठीक है। मतलब चौर में और मन में क्या अंतर है, ये कैसे बने, आइए इसका आंसर लिखेंगे। जब चंपारण में बाढ़ आती थी तो उपजाऊ मिट्टी छूट जाते थे। मतलब मिट्टी जो है, जब भी चंपारण में बाढ़ आते थे तो उपजाऊ मिट्टी जो है ये छूट जाते थे, क्योंकि नदी अपना पूर्व रास्ता बदल देती, नदी क्या है तो अपना रास्ता बदल देती थी। तो इस प्रकार से उनकी बनावट पर उन्हें मन कहा गया। मतलब नदी मतलब जिस प्रकार से अपना रास्ता बदलता तो ये क्या हो गया, तो नदी का मन कहा गया। तो इसी बनावट के कारण क्या कहा गया, तो उसका मन कहा गया, किसका, तो नदी का मन कहा गया। और चौर उसे कहा गया जिनमें पानी जाड़े या गर्मी में कम हो जाता हो, जाड़े हो या गर्मी हो, पानी कम हो जाता हो और खेती आसानी से होती हो, खेती आसानी से होती हो। मन और विशाल ताल होते, इसमें आसानी से खेती नहीं हो पाती। मन जो है ये बहुत ही विशाल ताल होते, इसमें आसानी से खेती नहीं हो पाते, इसलिए क्या है, तो जाड़े और गर्मी में जब भी पानी छूटे तो उसमें खेती होता था। तो इस प्रकार से पहले आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते। आइए अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न। थोड़ा सा समझाने में समय लग रहा है, लेकिन डोंट वरी, वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको अच्छे से देख कर जाना, बस एक वीडियो 10 मार्क्स कंप्लीट। यहाँ पे देखिए प्रश्न, बिस्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है, कारण बिस्नी जो है ये मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है, बिस्नी कौन, तो मानव की माँ, और मानव को क्यों लड़ाई में भेजती है, आगे देखिए। यहाँ पर लिखेंगे मुन्नी के विवाह की चिंता के कारण बिस्नी मानव को लड़ाई में भेजती है। बिस्नी जो है यह मुन्नी की विवाह की चिंता के कारण क्या है, तो मानव को कहाँ भेजते हैं, तो लड़ाई में भेजते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मुन्नी के विवाह की चिंता के कारण बिस्नी जो है यह मानव को लड़ाई में भेजती है, क्योंकि बिस्नी की घर की हालात बहुत ही खराब है। मानव के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मानव के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए बिस्नी ने मानव को लड़ाई में भेजती है। वैसे भी जिस समाज में बिना दहेज के, बिना पैसे के शादी न हो वह समाज कुलसु गंदा है। मतलब जिस समाज में बिना दहेज के और बिना पैसा के शादी न हो वह समाज क्या है, कुलसु मतलब गंदा समाज है, ठीक है। और आजकल देख रहे हो कितना गंदा समाज है। अगर शादी करना है तो मतलब एक टीचर है तो कम से कम 7-8 लाख रुपया वो लेगा ही, एक मतलब अच्छा अधिकारी है तो 15 से 20 लाख रुपया वो दहेज लेगा ही, एक बहुत अच्छे मतलब IAS ऑफिसर सब है तो 25 से 30 लाख रुपया लेगा ही। इस प्रकार से मतलब यार भारत का है ना, आप देखोगे दहेज वाला लिस्ट तो समझ में आएगा यार, जितने अच्छे अच्छे पद पे जाता है लड़का उतना ज़्यादा दहेज की मांग करता है। और देखिए दहेज की मांग इसीलिए करता है क्योंकि बाप देता भी है, ठीक है। अगर एक बाप ना दे दहेज तो फिर लेगा नहीं, और कहे आप तुम लोग कहोगे कि सर बाप देता है मजबूरन, नहीं बाबू, अब बाप भी तो खोजता है बढ़िया लड़का, ठीक है। वो अगर एक अच्छा लड़का जो अभी स्ट्रगल कर रहा है उसके साथ अपनी बेटी को शादी करेगा, नहीं करेगा, कहे नहीं यार ये लड़का अभी कामयाब नहीं है तो मैं इसके साथ कैसे कर, जबकि ये लड़का हो सकता है ये फ्री में शादी कर ले, लेकिन बाप क्या चाहता है कि नहीं लड़का कामयाब हो, तो लड़का कामयाब हो तो वहां पे क्या बाप भी एकदम खुल मन से दहेज देता है, इसलिए लड़का लोग भी दहेज लेता है। हालांकि ये दहेज नहीं लेना चाहिए, लेना और देना इस्लाम में तो खास करके हराम ही है, बाकी और अदर धर्म भी नहीं कहता है। हमारा जो हिंदू धार्मिक है ये भी नहीं कहता है, धर्म ग्रंथ जो भी है ये भी नहीं कहता दहेज लेने का, लेकिन पता नहीं दहेज क्यों लोग लेते हैं। नहीं लेनी चाहिए दहेज मेरे ख्याल से, ठीक है। बाकी सबकी अपनी अपनी मन होती है और
मन को नहीं कह सकते, मतलब अपना अपना मन है। चलिए आगे बढ़िए। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। मानक है और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं, आंसर में लिखिएगा। मानव बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था, ठीक है। मानक जो है यह भारत यानी अंग्रेजों के साथ भारत की ओर से लड़ने गया था। दूसरी दूसरी ओर के पक्ष जापानी थे। दूसरी ओर के पक्ष कौन थे, तो जापानी थे। मानक जो है ये बर्मा, बर्मा मतलब समझ रहे हो, म्यांमार के लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेज के साथ लड़ने गया था। अंग्रेज के साथ कौन लड़ने गया था, तो मानक गया था बर्मा की ओर से, ठीक है। और उसके बाद दूसरी पक्ष में कौन है, तो जापानी है। सेना एक दूसरे का दुश्मन है। सेना जो होता है जब भी होता है, मतलब आपस में लड़ाई होता है तो क्या है, सेना अब दोस्ती नहीं रख सकता, क्योंकि दोस्ती रखेगा तो फिर मतलब लड़ाई ही नहीं होगा। तो इसलिए एक दूसरे का सेना क्या होता है, हमेशा दुश्मन होता है, क्योंकि वे अपने देश के प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई भी जैसे मान लीजिए ये इंडिया का है, तो ठीक है, तो इंडिया का सेना कौन, हमारे जो आर्मी होंगे ये हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और ये पाकिस्तान के जो आर्मी होंगे ये अपने देश के लिए लड़ाई, क्योंकि एक दूसरे के क्या होता है, ये प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब एक दूसरे देश के प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। मतलब मानक और सिपाही एक दूसरे को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि वह यह समझता है कि हम दोनों दुश्मन है, ठीक है, एक दूसरे का दुश्मन है, और इसलिए वो मारना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख देना, थोड़ा सा समझा कर लिखना है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे आप सभी को आंसर बताया, समझा कर लिखा है। आगे बढ़िए प्यारे। और यहाँ पे देखिए प्रश्न, दिन और रात किसका प्रतीक है, किसके प्रतीक है। अच्छा, दिन और रात जो है ये किसके प्रतीक है, आइए आंसर में लिखिएगा। दिन और रात हमारे दैनिक की गतिविधियों से संबंधित है, दैनिक गतिविधियों से संबंधित है। दिन में हम अपने समस्त कार्यों का संपादन करते हैं, जबकि रात्रि में पूर्ण विश्राम करते हैं। मतलब दिन और रात किसके प्रतीक है, तो दिन में हम क्या करते हैं, हम अपने सारे काम को करते हैं, समस्त कार्य का संपादन करते हैं, मतलब सारे कार्य करते हैं, जबकि रात में पूर्ण विश्राम करते हैं, मतलब पूर्ण आराम करते हैं। हमारे जीवन चक्र के दो अंग है, दिन और रात, यह दोनों जीवन और मृत्यु के प्रतीक है। ये दोनों भी इसी प्रकार से जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। तो इस प्रकार से आप सभी दिन और रात के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। दिन और रात किसके प्रतीक है, तो दिन और रात जो हो जाएगा मृत्यु, जीवन और मृत्यु के प्रतीक हो जाएंगे। और यह आप इस प्रकार से आंसर लिखना है कि दिन और रात हमारे दैनिक की गतिविधियों से संबंधित है, मतलब दैनिक जीवन की गतिविधियों से संबंधित है। दिन में हम अपने समस्त कार्यों का संपादन करते हैं, जबकि रात में हम पूर्ण विश्राम करते हैं, मतलब आराम करते हैं। हमारे जीवन चक्र के दो अंग है, दिन और रात, यह दोनों जीवन और मृत्यु के प्रतीक है, ठीक है। इस प्रकार से आंसर लिखना है। आगे बढ़िए पहले। और यहाँ पर देखिए 13वां प्रश्न कह रहा है डायरी क्या है, तो आंसर में लिखिएगा डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखित उसके महत्वपूर्ण दैनिक अनुभवों का ब्यौरा होता है। दैनिक अनुभवों का क्या होता है, ब्यौरा होता है, जिसे हम बड़ी सच्चाई के साथ लिखता है, जिसे वह बड़ी सच्चाई के लिखे। मतलब डायरी क्या होता है, तो डायरी जो प्यारा होता है, यह डायरी किसी साहित्यकार या किसी मतलब कोई साहित्यकार का हो सकता है या किसी व्यक्ति को हो सकता है। आप भी डायरी लिख सकते हैं। और डायरी में क्या होता है, तो महत्वपूर्ण दैनिक अनुभवों का, मतलब प्रत्येक दिन आपने महत्वपूर्ण काम कौन कौन से काम किए उसको आप डायरी में लिखते हैं, ठीक है। और लिखते हैं, और इसे क्या है, बड़ी सच्चाई के साथ लिखते हैं कि हमने आज ये किया, हमने आज ये चीज़ हासिल किया, आज हमसे ये गलती हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गया, हमको जीवन में ये चीज़ नहीं करनी चाहिए आज। मतलब आप जब डायरी बनाएंगे ना, तो डायरी क्या होता है, आप जब डायरी आज जैसा भी आप युवा है, ठीक है, और अभी क्लास 12th के बाद से ही मान लीजिए डायरी बनाना स्टार्ट कीजिएगा, तो जब आप मतलब 40 साल 45 साल को हो जाइएगा या 55 साल 60 साल को हो जाइएगा, उसके बाद आप अपने पोते के सामने उस डायरी को दीजिएगा, आपके पोते पढ़ेंगे, तो वहाँ पे पोते पोती जो भी होंगे वो पढ़ेंगे, या आप खुद से पढ़ेंगे तो कहेंगे यार यार मैं इस समय इस साल में इस प्रकार से मैं अपना ज़िंदगी का गुजारा हूँ। तो डायरी लिखनी चाहिए, ठीक है। जो डायरी क्या होता है, तो हमेशा एक सच्ची घटना पर आधारित होता है, तो सच्ची कहानी उसमें लिखा गया रहता है। डायरी का लिखना क्यों मुश्किल है, डायरी का लिखना क्यों, मतलब अब डायरी हर एक व्यक्ति नहीं लिख सकता, इसीलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न भी आ गया। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, इस साल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायरी लिखना आखिर क्यों मुश्किल है, ठीक है। सब लोग नहीं लिख पाते, ठीक है। डायरी लिखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें सभी बातों की पूरी सच्चाई के साथ लिखना पड़ता है, और सच्चाई लिख देना और सच्चाई बोल देना सबसे बड़ा धर्म होता है, सबसे बड़ा कर्म होता है, और यह काम हर कोई नहीं कर सकता है। जब आप डायरी लिखने बैठेंगे, मान लीजिए रात में कि आप हमने पूरे दिन में क्या क्या काम किया, आप अच्छे चीज़ों को तो लिख भी लेंगे, लेकिन क्या आपने जो बुरे काम किए हैं क्या उसे लिख पाएंगे, तो ये क्या हो गया, सच्चाई लिखना, ठीक है। अगर आप इसे लिख पाते हैं तभी जाकर आप डायरी लिख सकते हैं, तो इसलिए डायरी लिखना मुश्किल होता है। और इसमें सभी घटनाओं को सही सही रूप में वर्णित करना होता है। सभी घटनाओं को क्या मतलब, जो भी हम अच्छा काम करें या बुरा काम करें उसको सही पूरे अच्छी तरीके से वर्णित करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। साथ ही साथ डायरी में शब्दों और अर्थों का उदासीनता कम होती है,
ठीक है। साथ ही साथ डायरी में शब्दों और अर्थों का उदासीनता जो होता है ये कम होता है, इसलिए डायरी लिखना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके क्या कार्य स्पष्ट करें। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, 2 नंबर का ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आप स्पष्ट करें लिख दिया तो मतलब हो सकता है अगर 5 नंबर में पूछ दे ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा, लेकिन 2 नंबर में यह प्रश्न अगर पूछे तो इसी प्रकार से आंसर आप सभी को लिखना पड़ेगा। लिखेंगे, शिक्षा का अर्थ सीखने की एक अनवरत प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षा का एक मतलब शिक्षा का अर्थ जो होता है ये सीखने की एक अनवरत प्रक्रिया होता है, मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होता है। जब तक आप जिएंगे तब तक आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, नया सीख सकते हैं। मनुष्य को पूरी तरह से भारहीन, स्वतंत्र और आत्मज्ञान निर्भर बनना ही शिक्षा का कार्य है। मतलब मनुष्य को पूरी तरह से भारहीन, स्वतंत्र और आत्मज्ञान निर्भर बनना ही क्या है, तो शिक्षा का कार्य है। क्योंकि ये ऐसा होने पर ही मनुष्य कात्र के सच्चे सहयोग, सद्भाव, प्रेम और करुणा, दायित्वबोध और सृजनात्मक विकास संभव होता है। सभी शिक्षक हमारा विस्तार करती, मतलब यहाँ पे कह रहा है सभी शिक्षा हमारा विस्तार करती है, हमें गहरा बताती है और व्यापकता देती है। वहाँ हम सीमाओं और संकीर्णताओं से उबारती है। शिक्षा का अध्ययन पेशेवर दक्षता और आजीविका और सहज कुछ कार्य कौशल नहीं है, उसका कार्य हमारा संपूर्ण अध्ययन है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे कि शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा हमें क्या बताता है, ठीक है, और इसके क्या कार्य है। तो इस प्रकार से पहले इस प्रश्न का आंसर लिखना पड़ेगा। आइए 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न का तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगती है। तुलसी जो है यह सीता से कैसी सहायता मांगती है। आंसर में लिखना है तुलसी सीता से बचने से ही सहायता मांगती है। तुलसी जो है यह सीता से बचने से सहायता मांगती है। कि माता सीता से कहते हैं, तुलसी जो है या माता सीता से क्या कह रहे हैं कि यदि प्रभु मेरा नाम दशा पूछे तो बता देना, दीनहीन निर्बल हो और उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट भरता हो। मतलब तुलसी जी सीता जी से क्या सहायता मांगते हैं, तो तुलसी जी कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि मतलब यदि प्रभु मेरा नाम पूछे, मेरी दशा पूछे, तो बस इतना बता देना है कि दीनहीन निर्बल हो, मतलब दिन में मैं निर्बल हूँ और उन्हीं का नाम लेकर मैं अपना पेट, दीनहीन निर्बल हूँ और उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। तो इस प्रकार से प्यारे इसका आंसर आप सभी को लिखना, बहुत ईजी याद 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप लोग लिख पाएंगे, ठीक है। डोंट वेरी, आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को है ना क्या करना है, तो 2 से 4 बार अच्छे से वॉच कर लेना है और उसके बाद PDF भी मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न 17वां प्रश्न कर रहा है तुलसीदास सीधे राम से कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। तुलसीदास जो है ये सीधे राम से नहीं कह रहे हैं, आपको पता है यहाँ पे माफी मांग रहे थे तुलसीदास, क्या तो किससे सहायता मांग रहे हैं, तो सीता जी से, मतलब माता सीता से वह सहायता मांग रहे हैं। और ये डायरेक्ट राम जी से क्यों नहीं कह रहे हैं, मतलब अगर ये प्रश्न आ जाए और अगर ये प्रश्न नहीं आया तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तब ना आप लिख पाएंगे। मैंने ये बता दिया, ठीक है। कहीं मान लीजिए ये प्रश्न नहीं है और ये प्रश्न आ जाए तो फिर आप क्या लिखेंगे। तो आपको लिखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, मैं आंसर बता रहा हूँ। देखिए क्या लिखना है, आप सभी को लिखना है कि कह रहा है कि तुलसीदास सीधे राम से, मतलब राम से ना मांगकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। मतलब सीता जी को वो क्यों कह रहे हैं कि आप राम, मतलब प्रभु को कहिएगा, मतलब राम जी को कहिएगा कि मैं उन्हीं का नाम लेकर खाता हूँ, ठीक है, पेट भरता हूँ अपना। तो आंसर में लिखेगा क्योंकि तुलसी जी श्री राम के अधिक निकट है, मतलब क्योंकि तुलसी जी जो है ये श्री राम के अधिक निकट है और इसके साथ हृदय का गहरा संबंध है। किसके साथ, तो राम जी के साथ और तुलसी जी का संबंध जो है ये बहुत ही गहरा संबंध है। उनसे कुछ मांगा नहीं जाता, मतलब देखिए किसी भी के साथ, आप किसी भी व्यक्ति के साथ आपका गहरा संबंध होगा ना, तो यार अगर उससे मतलब कोई हेल्प भी लेना होगा ना तो मांगने में अच्छा नहीं लगता यार। हम सामने वाले को कहेंगे, सामने वाले क्या जवाब दे देंगे, ऐसा फील होता है ना, ऐसा फील होता है ना। तो वही बात किसके साथ है, तो तुलसी जी और राम जी के साथ है। मतलब तुलसी जी और राम जी का गहरा संबंध है, इसलिए वो कुछ मांगना भी नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा करने से संकोच होता है। वही बात मैं बोल रहा था, एक संकोच होता है ना कि यार कैसे मांग सकते हैं, मतलब कैसे मांग ले, मतलब ये क्या है, तो संकोच होना, ठीक है। इसलिए वे माता सीता से आग्रह करते, कौन, तो तुलसी जी माता सीता से आग्रह करते कि वैसे भी माता जो है माता श्री राम की अर्धांगिनी, मतलब जो श्री राम की अर्धांगिनी कौन, मतलब पत्नी कौन है, तो माता सीता है और वे उनसे खुलकर बात कर सकती है। मतलब
जो सीता है मतलब किसी कोई भी पत्नी अपने पति से खुलकर बात कर सकती है। इसीलिए तुलसी जी मतलब माँ सीता से कह रहे, क्या माँ सीता से कह रहे कि उनको कहिएगा कि दीनहीन निर्बल हो और उन्हीं का नाम लेकर पेट भरता हूँ, ठीक है। तो उनसे खुलकर बात कर सकती, मतलब कौन कर सकते, तो सीता जी कर सकते। लेकिन तुलसीदास माता जी से कहते हैं कि ये उचित अवसर देखकर ही उनके बारे में बात करें। मतलब कह रहा है कि अगर आपको उचित अवसर मतलब अच्छा समय मिले तब आप है ना राम जी से बात कीजिएगा, ठीक है। क्या किससे कह रहा है, तो यह सीता जी से कह रहा है। कौन कह रहा है, तो तुलसी जी कह रहा है, ठीक है। प्यारे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा और गारंटी प्यारे आप लोग केवल हमारी बात मानकर क्लास देख रहे हैं, अगर पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो मैं भी गारंटी के साथ कहता हूं 10 मार्क्स आपका कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। 10 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। आंसर लिख लीजिए, पुत्र के लिए माँ बहुत कुछ करती है जिसको आप लिख नहीं सकते, लेकिन प्रश्न में पूछा है तो कुछ ना कुछ तो लिखना होगा ना, इसलिए लिखेगा वो अपने पुत्र को अपने गर्भ में 9 माह मतलब 9 महीने तक रख कर कष्ट सह कर एक नई जिंदगी देती है। पुत्र के लिए सबसे बड़ा काम तो माँ गर्भ में रखते मतलब अपने पेट में रखती है, 9 महीने तक पूरा कष्ट सह कर तब उसे एक नई जिंदगी देती है। वह उसे हर कष्ट से बचाते हुए उसका पालन पोषण करते हैं। जब शिशु रहता है, फिर बच्चा होता है, फिर थोड़ा जवान होता है, तो हर एक कष्ट मतलब माँ खुद कष्ट सह रही, माँ आधा पेट खा रही लेकिन अपने बेटे को पूरा पेट भर के खाना खिला रही है, तरह तरह के कपड़ा पहना रहे, तो उसका क्या जीवन पालन पोषण कर रहा है, कौन, माँ कर रहा है। अपनी भूखी रहकर मतलब माँ जो है अपनी भूखी रहकर अपने पुत्र को खाना खिलाती है। अपने पुत्र के लिए देवताओं से लाखों दुआएं मांगते हैं, देवता हो गया या ईश्वर हो गया, जो अल्लाह हो गया या कोई भी होगा, माँ तो माँ होती है यार। वो किसी के सामने पैर फैला सकता है, हाथ फैला सकता है, किसके लिए, अपने पुत्र के लिए या पुत्री के लिए, ठीक है। वो पुत्र को थपकी देकर लोरी गाते हुए सुलाती है। हाँ, माँ का क्या बात है। माँ जो होती है ना अपने पुत्र को सुलाने के लिए, जब पुत्र बहुत रोता रहता है, बच्चा रहता है और नहीं सोता है, तो वो तरह तरह की लोरियाँ, तरह तरह की कहानियाँ, तरह तरह की गीतें थपकी मार मार के बच्चों को सुलाते थे कि हमारे बेटे का नींद पूरा हो, हमारे पुत्र का नींद पूरा हो और वो स्वस्थ रहे, क्योंकि नींद ही मतलब इंसान को स्वस्थ रखता है ना। वो अपने पुत्र को बहुत अच्छा संस्कार देती है, कौन, तो माँ जो है अपने पुत्र को हमेशा, कोई भी माँ होता है अपने पुत्र हो या पुत्री हो, उसको अच्छा अच्छा संस्कार देता है कि बड़ों को कैसे आदर करना है, किस प्रकार से आपको जीवन को आगे बढ़ाना है, जीवन जीना है। तो इस प्रकार से प्यारे आप सभी को लिख देना है कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। तो आप लोग 2-4 लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स का है तो जरूरी नहीं, मतलब यहाँ पे मैं तो 6 पॉइंट लिखा हूँ, आप अगर 6.9 भी लिख पाते, 2-4 पॉइंट भी लिखिएगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है प्रातः काल का नभी कैसा था, प्रातः काल का नभी जो है ये कैसा था। आंसर में लिखिएगा प्रातः काल का नभी पवित्र, उज्जवल और निर्मल था। प्रातः काल का नभी जो था ये कैसा था, तो पवित्र था, उज्जवल था और निर्मल था। वह शंख जैसा प्रतीत होता था, वह शंख जैसा प्रतीत होता था। उस समय नभ दिखने में लिपा हुआ चौका की तरह लग रहा था। पूरब की बिखरी सूर्योदय से पहले की सालिमा के कारण नभ दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो इस प्रकार से प्रातः काल में नभ कैसे दिखती है इसके बारे में पूछेगा आपसे से, तो लिख दीजिएगा प्रातः काल में नभ जो है यह पवित्र, उज्जवल और निर्मल दिखता है। वह शंख जैसा प्रतीत होता है, मतलब पूरा शंख की तरह लगता है। उस समय नभ देखने में लिपा हुआ चौका की तरह लग रहा था। मतलब उस समय किस समय था, प्रातः काल के समय जब हम नभ को देखते हैं तो ये लिपा हुआ चौका की तरह लगता है। और मतलब लिपा हुआ चौका मतलब समझ रहे हो ना बारे, मतलब जब हम लोग चूल्ही पर खाना बनाते हैं तो लिपा हुआ चौका मतलब चूल्ही को लिपते उगते हैं ना खाना बनाने, जब उस समय वैसा लग रहा था। पूरब में बिखरी सूर्योदय से पहले की सालिमा के कारण नभ दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो इस प्रकार से प्यारे इसका आंसर लिख देना। उषा का जादू कैसा है, ये टॉप लेवल का प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न कहीं आ सकता है आपके एग्जाम में कि उषा का जादू बताइए कैसा है। आंसर में लिखिएगा सूर्योदय से पूर्व की लालिमा और आकाश की नीतिमा दोनों एक साथ मिल गया तो उषा का सूर्योदय इतना बढ़ गया कि उसे देखने वाले देखते ही रह गए। यह उषा का जादू ही तो है, क्योंकि जो उसे देखता है मोहित हो जाता है। मतलब कहा उषा का जादू कैसा है, तो लिखिएगा सूर्योदय से पूर्व, मतलब सूर्योदय होने से पूर्व लालिमा और आकाश की नीति में दोनों एक साथ मिल गया तो उषा का सूर्योदय इतना बढ़ गया कि उसे देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। यह उषा की जादू ही तो है।
है? क्योंकि जो उसे देखता है मोहित हो जाता है। होता है ना, मतलब देखिए हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, अगर वो अच्छा लगता है या तो उसको देखते रहते हैं। कोई बच्चा अगर बहुत क्यूट है तो उसको खिलाते रहते हैं, उसके साथ एकदम घिल-मिल जाते हैं। कोई लड़की बहुत अच्छा है तो मतलब उसके साथ घिल-मिल जाते हैं ना? कोई लड़का बहुत अच्छा है तो हम उसके साथ घिल-मिल जाते हैं। कोई टीचर बहुत अच्छा है तो हम उसके साथ पढ़ मतलब वो टीचर जो चीज़ कहते हैं वो चीज़ करने को तैयार है, क्योंकि हमको पता है यार ये सर जो पढ़ा रहे, बता रहे, ये हमारे लिए बता रहे हैं, तो हम उसके साथ मिल जाते हैं, घुल-मिल जाते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से पहले उषा का जादू भी था, तो इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। आगे बढ़िए। कह रहा है हरचंद कौन है? उसकी क्या पहचान है? हरचंद जो है ये कौन है और उसकी क्या पहचान है? आंसर में क्या, हरचंद एक विशेष आदमी का नाम नहीं है। हरचंद जो है एक यह किसी विशेष आदमी का नाम नहीं है। हरचंद जो है ये किसी विशेष आदमी का नाम नहीं है। वह गरीब, पीड़ित, शोषित, मध्य वर्गीय जनता का प्रतीक है। हरचंद कौन है? तो हरचंद किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी विशेष आदमी का नाम नहीं है। वह गरीब और पीड़ित, शोषित, मध्य वर्गीय जनता का प्रतीक है, जिसे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि शासक वर्ग के इच्छा अनुसार काम करना पड़ता है। मतलब जो गरीब होता है, पीड़ित होता है, जो शोषित होता है, मध्य वर्गीय इंसान होता है, उसे क्या अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है क्या? वो नहीं करता है। वो बल्कि किसी शासक की इच्छा के अनुसार से काम करता है। मतलब जो शासक कर रहा है, शासन कर रहा है, वो कहता है कि तुमको ये ऐसे करना है, तो वो वैसा ही करता है, ठीक है? उसके शरीर में फटे पुराने कपड़े, मतलब जो कह रहा है कि हरचंद की क्या पहचान है, पहचान में पूछा है तो उसके शरीर में फटे पुराने कपड़े रहेंगे क्योंकि वह गरीब है, ठीक है? वह पीड़ित तथा शोषित रहेंगे क्योंकि वह पीड़ित रहेंगे, मतलब बीमारित हो सकते हैं, हमेशा रोते रहेंगे, वो शोषित रहेंगे क्योंकि उसका शोषण किया जा रहा है। वह शासन वर्ग के इच्छा अनुसार से काम करेंगे, मतलब जो शासन वर्ग रहेगा, जो कहेगा कि तुमको यही चीज आज करना है, भर दिन ईंटा धोना है, तो वो ईंटा ही धोता रहता है। तो ये क्या हो गया? हरचंद का पहचान हो गया, ठीक है? तो इस प्रकार से प्यारे इस प्रश्न का आंसर लिख देना। आइए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न देखिएगा। हरचंदा अधिनायक के गुण को क्यों माता है? देखिए सॉरी, प्रश्न को हरचंदा अधिनायक के गुण क्यों गाता है? हरचंदा जो है ये अधिनायक के गुण क्यों गाता है? उसके डर के क्या कारण है? मतलब हरचंदा जो है ये अधिनायक का गुण क्यों गाते हैं और उसके डर का क्या कारण है? लिखिए हरचंदा अधिनायक के गुण इसलिए गाता है क्योंकि अधिनायक जो है ये सत्ता वर्ग का अत्यंत बलशाली व्यक्ति है। मतलब अधिनायक जो है यह सत्ता वर्ग का अत्यंत बलशाली व्यक्ति है। वह मध्यवर्गीय जनता का अहित कर सकता है। इसके लिए क्या है? तो अधिनायक क्या है? उसके गुण, मतलब उसका गुण गाते हैं। और कह रहे हैं डर के कारण क्या है? तो डर के कारण लेके हरचंदा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण एक तो पहले से ही कमजोर है, वह अधिनायक से आशा लगाए रहता है कि शायद उसकी आवश्यकता की पूर्ति को हर समय अपनी जान पर भय बना रहता है। मतलब देखिए कह रहा है कि क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ कि वह अधिनायक से आशा लगाए रहता है। मतलब वह अधिनायक, क्योंकि अधिनायक है तो एक बलशाली व्यक्ति है जो मतलब हरचंदा की हर एक प्रॉब्लम को सुन सकता है और उसकी हर एक इच्छाओं को पूरा कर सकता है। इसलिए वह एक उम्मीद लगाकर उसके गुण गाता रहता है। मतलब देखिए अगर आपको कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति से पैसा कमाना है या किसी भी व्यक्ति से मतलब कुछ झिटना है, तो कहते हैं ना कि गधों को बाबू कह दो। मतलब अगर काम पड़े तो गधा को बाबी कह दो। तो इस पर क्या है, गधा जो कौन है? तो गधा कौन है? हरचंदा है, क्योंकि वो गरीब है यार, शोषित व्यक्ति है। तो शोषित व्यक्ति तो ऐसे ही भी गधा होता है, तो वो इसीलिए मतलब गधा को भी बाप कह रहा है। मतलब हरचंदा को इसलिए बाप क्योंकि वो केवल शक्तिशाली है, इसलिए उसको बाप कह रहा है ताकि उसको मतलब जो भी उसका मतलब जरूरत की चीज है, आवश्यकता की चीज है, पूर्ति हो जाए। तो इस प्रकार से प्यारे इस प्रश्न का आंसर लिख देना बहुत ईजी था, ठीक है? बाजा बजाना का क्या अर्थ है? आइए प्यारे इसको भी देख लेते हैं। बाजा बजाना का क्या अर्थ है? आंसर में लिखिएगा बाजा बजाना का अर्थ है गुणगान करना, ठीक है? बाजा बजाना का अर्थ क्या होता है? गुणगान करना, किसी के बारे में गुणगान करना कि ये व्यक्ति अच्छे हैं, ये व्यक्ति ये कार्य करते हैं, ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छे, ये व्यक्ति समाज के लिए अच्छा है, ये व्यक्ति देश के लिए अच्छे। तो ये क्या बाजा बजाना हो गया? मतलब गुणगान करना, उसके गुणों का गान करना, मतलब उसके गुण के बारे में लोगों को बताना, अर्थात किसी व्यक्ति की प्रशंसा या चाटुकारिता पूर्ण बातें या प्रशंसा की गीत गाकर उसे खुश कर रखने का प्रयास करना है, क्या कहलाता है? तो बाजा बजाना या बाजा बजाना का अर्थ होता है, ठीक है? गाजा नहीं है, बाजा बजाना का अर्थ होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से पहले इस प्रश्न का आंसर देखिए, किसी भी व्यक्ति का चाटुकारिता कर रहे हैं, मतलब वह गलत व्यक्ति है, फिर भी आप क्या करो उसके बारे में बाजा बजा रहे हैं, मतलब बाजा बजाकर बता रहे हैं कि नहीं ये व्यक्ति अच्छे व्यक्ति है, ठीक है? जैसे चुनाव में क्या होता है, आपको पता है कि फलना जो नेता है वो अच्छे नेता नहीं है, फिर भी क्या वो भी नेता प्रचार करवाते हैं कि इस साल आप भाई माँ बहन हमको जिताइए, हम ये कार्य कर देंगे, वो कार्य कर देंगे। तो क्या वो चाटुकारिता कर रहा है? और किसी जो व्यक्ति अच्छा रहता है उसकी हम प्रशंसा खुदे भी कर लेते हैं और वो भी अपना प्रशंसा करवाते रहते हैं। तो यही क्या कहलाता है? बाजा बजाना का अर्थ हो गया, ठीक है? यानी बाजा बजाना का अर्थ
अर्थ मतलब किसी का गुणगान करना, या तो मतलब वह अच्छे हैं तो उस आधार पर कीजिए, या वह चाटुकारिता करवा रहा है तो उसके आधार पर कीजिए, फिर भी क्या हो जाएगा, तो ये बाजा बजाना के अंतर्गत आ जाएगा। आइए आगे दिए और 24 नंबर प्रश्न देखिए, इसके बाद बस 10 प्रश्न और बचेगा। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए, अब छोटा छोटा आंसर आएगा तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, मैं समझाते चलूंगा और आगे बढ़ते चलूंगा। उत्सव कौन है और क्यों मना रहे हैं, उत्सव कौन है और यह क्यों मना रहे हैं, टॉप लेवल का प्रश्न है, एकदम याद रखिएगा। कहीं आपके एग्जाम में इस साल आ गया तो बल्ले बल्ले है, 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा। और इस वीडियो से तो 10 नंबर आपका कंप्लीट ही है, मतलब 10 मार्क्स आपका कंप्लीट। केवल एक वीडियो देखिए, एग्जाम में जाइए, 10 नंबर आपका कंप्लीट। ठीक है, अच्छे से केवल वॉच करके 4 से 5 मिनट तक जाना है। और नोट्स में या पीडीएफ जो है हमारे नोट्स है, इस नोट्स को मैं शेयर भी कर दूंगा, डोंट वरी। उत्सव कौन है और क्यों मना रहे हैं, आंसर में लिखिए। उत्सव शहर में रहने वाले सामान्य नागरिक मना रहे। उत्सव जो है कौन मना रहे हैं, तो शहर में रहने वाले सामान्य नागरिक मना रहे हैं। उनके उत्सव मनाने का कारण निम्नलिखित है। उत्सव कौन है, तो उत्सव जो है यह कौन मना रहे हैं, तो यानी शहर में रहने वाले सामान्य नागरिक मतलब आम नागरिक ये उत्सव मना रहे हैं। ठीक है, खुशी मना रहे हैं, मतलब खुशी, उत्सव मतलब वही हुआ, खुशी मना रहे हैं। ठीक है, उनको और ये उत्सव मनाने के क्या कारण है, तो उनको यह पता है कि उनकी सेना ने विजय प्राप्त कर ली। उनको मतलब आम नागरिक को क्या मालूम है कि उनकी सेना ने विजय प्राप्त कर ली और वह युद्ध क्षेत्र से वापस आ रही है। मतलब अब देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप मान लीजिए कोई युद्ध करने के लिए गया है। ठीक है, युद्ध करने के लिए गया है। ठीक है, और जैसे भारत पाकिस्तान का ही मान लेते, भारत और पाकिस्तान युद्ध करने गए हुए। ठीक है, और भारत जीत कर आ रहे हैं, तो हम पूरे भारतीय क्या है, हम हिंदुस्तानी क्या मनाएंगे, तो खूब उत्सव मनाएंगे, खूब फटाके फोड़ेंगे। जैसे मैच ही होता है, क्रिकेट मैच होता है, तो भारत पाकिस्तान में हो या किसी में हो, अगर इंडिया जीतता है तो हम क्या करते हैं, खूब उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि वह युद्ध लड़कर जीत कर आ रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, तो ये पहला कारण ये हो गया। उन लोगों को सच बात तो बिल्कुल भी पता नहीं है, उन लोगों को तो सच बात बिल्कुल भी पता नहीं है, इस युद्ध में मारे गए लोगों के विषय में उन्हें कुछ भी नहीं पता है। तो इस प्रकार से आप सभी उत्सव कौन मना रहे, क्यों मना रहे हैं, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कौन मना रहे हैं, वो लोग मना रहे हैं, आम नागरिक मना रहे हैं, और वह क्यों मना रहे हैं इसके बारे में यहाँ करेंगे। इसके कारण निम्नलिखित है, 3 को कारण भी दिए गए, आप तीनों कारण लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और 25वां प्रश्न देखिए करें, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन है और इजी आंसर है। लिखिएगा, सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है ताकि युद्ध से आ रहे विजयी राजा और शासक को धूल ना पड़े। मतलब अब बताइए, सड़कों को सींचा जा रहा है मतलब पानी सड़क पे मारा जा रहा है। जैसे गर्मी के समय आता है, हवा उवा उड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आंगन में जो अगर मिट्टी वाला आंगन रहता है तो उसमें मतलब पानी मार देते हैं ताकि गर्दा ना उड़े। ठीक है, तो वही किया जा रहा है, मतलब सड़कों को भी सींचा जा रहा है ताकि युद्ध से जो विजय प्राप्त करके राजा आ रहे हैं और शासक आ रहा है उसको धूल ना पड़े, गर्दा ना पड़े, वो बिल्कुल पहले की तरह से नजर आए, मतलब जो जैसे वो आ रहे हैं वैसे ही वह नजर आए, इसलिए सड़कों को सींचा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले इस प्रश्न का आंसर लिख देना है। क्लास में मजा आ रहा है ना, तो यदि मजा आ रहा है तो अब यहां तक आ गए, तब मैं आप सभी से एक बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर 10 मार्क्स कंप्लीट कर ले। चलिए 26वां प्रश्न क्या कह रहा है, 26वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बुद्ध को नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति क्यों देनी पड़ी। मतलब बुद्ध को, जो भगवान बुद्ध थे, इसको नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए अनुमति क्यों देनी पड़ी, पहले ये नहीं था। तो बुद्ध निर्वृत्त मार्गी थे, बुद्ध जो थे, बुद्ध भगवान जो थे, ये निवृत्त मार्ग भी थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन को मुक्त मार्ग में बाधक मानकर संन्यास किया था। मतलब उन्होंने क्या, बुद्ध जो गृहस्थ जीवन को मतलब मुक्ति करके उन्होंने बाधक मानकर संन्यास ग्रहण किया था, किंतु पत्नी के आग्रह पर उन्होंने अनिच्छा से नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की अनुमति देनी पड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को आंसर लिख देना कि बुद्ध को नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की क्यों अनुमति देनी पड़ी। तो बुद्ध निवृत्त मार्गी थे, उन्होंने गृहस्थ जीवन को मुक्त मार्ग में बाधक मानक संन्यास ग्रहण किया था। मतलब मुक्त मार्ग में बाधक मतलब देखिए, मुक्ति मार्ग में उनको लगता था कि गृहिणी रहे, जो लड़की रहेगी वह क्या, तो ये मतलब बाधा को उत्पन्न करेगा, इसलिए उन्होंने मतलब संन्यास लिया था। लेकिन किंतु पत्नी के आग्रह पर उन्होंने क्या किया, तो अनिच्छा से नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की भी अनुमति दे रही। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 27वां प्रश्न देखिए, चातकी किसके लिए तरसती है। चातकी जो है ये किसके लिए तरसती है, पहले आंसर लिखिएगा। चातकी एक पक्षी है जो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है।
चातकी एक प्रकार का पक्षी है जो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है। वह केवल स्वाति का जल ग्रहण करती है। वह केवल क्या है? चातकी जो केवल स्वाति का जल ग्रहण करती है, इसलिए वह स्वाति के जल की प्रतीक्षा सालों भर करती है। स्वाति के जल की प्रतीक्षा जो है, मतलब वेट जो है, यह कौन? तो चातकी सालों भर करती है, तब जाकर स्वाति का बूंद आकाश से गिरता है और तभी वह जल ग्रहण करती है। इसी तरह दुख व्यक्ति सुख की आशा की चातकी के भांति उम्मीद बांधे रहते हैं। कवि अनुसार एक न एक दिन दुखों का अंत होता है। सही बात है। अगर प्यारे, अगर आप लोग अभी कष्ट कर रहे हैं, अभी आप लोग 7 से 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, 9 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका फल क्या आएगा? बदले में रिजल्ट बेहतर आएगा, और रिजल्ट बेहतर आएगा तो आपको सुख मिलेगा कि नहीं? तो हर एक दुख के बाद सुख है प्यारे, याद रखिएगा, ठीक है। जो जितना ज़्यादा संघर्ष करता है उतना बेहतर वो सफलता प्राप्त करता है, ठीक है। तो आपको भी अपने जीवन में खूब ज़्यादा संघर्ष करना है, ठीक है। संघर्ष करने का मज़ा तो एक बात है कि अगर आपको सफलता भी न मिलेगा तो अनुभव मिल जाएगा, और जिस व्यक्ति के पास अनुभव होता है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है, ठीक है। बेहतर चीज़ आगे बढ़ी, कह रहे लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? लोहा एक धातु है जो अपनी मजबूती, बहुउपयोगिता और सर्वव्यापकता के लिए प्रसिद्ध है। लोहा क्या है? तो एक धातु है जो अपनी मजबूती के लिए, बहुउपयोगिता के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग होता है इसके लिए, और सर्वव्यापकता के लिए, मतलब बाजार में सबसे ज़्यादा ये बिकने वाला चीज़ है, इसके लिए प्रसिद्ध है। पाठ में चर्चित भिलाई बाल्डिया में लोहा की खदान की भी प्रसिद्ध है। जो मतलब पाठ में जो चर्चित भिलाई है, इसके बाल्डिया के लोहा की खदान जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इसकी खोज इसलिए की जा रही है क्योंकि वह मानव के लिए बहुत ही उपयोगी, अर्थात यह हमारी जिंदगी और संबंधों में घुल मिल गया। कौन? तो लोहा घुल मिल गया। सही बात है। लोहा इतना घुल मिल गया कि आप फोन चला रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं लोहा का अंश मिल जाएगा आपको। आप साइकिल चलाते हैं, लोहा का साइकिल, बाइक चलाते हैं उसमें भी लोहा का अंश, कोई भी चीज़ खरीदते हैं लोहा का अंश मिल ही जाता है ना। तो ये हमारे जीवन के साथ घुल मिल गया है। तो बिल्कुल इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है, बहुत आसान आंसर था। चलिए, गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक प्रकार का क्या है प्यारे? बीमारी है। तो यहाँ पे तो वैसे नहीं बताना, क्योंकि दो नंबर में यह प्रश्न पूछा है ना। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ना कि गैंग्रीन क्या, ऑप्शन दे देता है एक प्रकार का बीमारी, या कुछ भी ऑप्शन 4 को रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? एक प्रकार का बीमारी या बीमारी रहता है तो डायरेक्ट बीमारी लगाते। लेकिन यहाँ पे आपको 2 नंबर में पूछा है, तो आंसर में लिखिएगा पहाड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चूमना आम बात है। मतलब पहाड़ी में जो भी व्यक्ति रहते हैं उसका कांटा चूमना, मतलब कांटा पैर में हल जाना, हाथ में हल जाना, या कहीं पे हल जाना, चुभ जाना, मतलब चुभ जाना, ये आम बात हो गया। परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद, मतलब बहुत दिन, मान लीजिए अगर आप पहाड़ में रहते हैं, आप गए, आपके पैर में क्या हो गया? आपके पैर में वो कोई मतलब कांटा चुभ गया, ठीक है। और कांटा चुभ गया और आप इस कांटा को नहीं निकाले, ठीक है, बहुत दिन तक नहीं निकाले। बाद में क्या होता है? बाद में मतलब बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पांव जख्म का शकल रूप ले लेता है। मतलब यह इसमें जख्म पकड़ लेगा, ठीक है, यानी बड़ा घाव पकड़ लेगा, जिसका इलाज मात्र पांव का काटना ही है। और कांटा चुभने पर जख्म को ही गैंग्रीन कहते हैं। मतलब कांटा अगर चुभ गया, ठीक है, और इसका आप उसी समय निकाले नहीं, इलाज नहीं किए, तो बाद में कहोगे इतना बड़ा, मतलब ये घाव बन जाएगा, जिसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा? इस जगह को ही काटना पड़ेगा। मतलब या तो जहां पे ये कांटा चुभा है उस जगह की पूरी गुद्दा उद्दा को हटाना पड़ेगा। पैर में, पाँव में काटा है तो पाँव को काट कर हटा देना पड़ेगा। और इसी काटने को क्या कहते हैं? तो गैंग्रीन कहते हैं पैर में। मतलब इस प्रकार का ये बीमारी भी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस प्रकार से आंसर लिख दीजिए। चलिए अब देखिए आप सभी के लिए 30वां प्रश्न, त्रिक्ष क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? तो त्रिक्ष छिपकली प्रजाति का जहरीला जीव है। त्रिक्ष जो है यह छिपकली प्रजाति का एक जहरीला जीव है, जिसे विश्व खापड़ भी कहते हैं। किसको? तो त्रिक्ष को विश्व खापड़ भी कहते हैं। कहानी में त्रिक्ष प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। कहानी में जो है यह त्रिक्ष क्या है? तो प्रचलित विश्वास और रूढ़ियों का प्रतीक है। और ये यहाँ पे करेक्ट कि त्रिक्ष क्या है? तो बस एक लाइन में आंसर यार आप लोग लिख सकते हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न अगर पूछ दिया तो ठीक है। और इस साल के लिए बहुत जरूरी प्रश्न भी, ये सारे प्रश्न में 34 प्रश्न पढ़ा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में 10 प्रश्न पूछेगा, ठीक है। और 10 प्रश्न तो पूछेगा, और 10 नहीं भी पूछा प्यारे तो 5 पूछेगा, और आपको 5 ही ना एग्जाम में बनाना है। तो 100% यार आप 5 बना लेंगे, ठीक है। विश्वास रखिए मुझ पे कि 10 प्रश्न सर जो बताए हैं इसी में से 10 प्रश्न पूछेगा, ठीक है।
तो तिरछी क्या है? तो तिरछ छिपकली प्रजाति का एक जहरीला जीव है जिसे विष खापड़ भी कहते हैं और कहानी में तिरछ प्रचलित विश्वास और रूढ़ियों का प्रतीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 31वां प्रश्न करा है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? तो चांद के मुंह टेढ़ा के रचनाकार गजानन माधव मुक्ति बोध है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 32वां प्रश्न प्यारे कह रहा है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? वही देखिए वो प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए वहां पे था थोड़ा लंबा लंबा में आंसर लिखे थे और यहाँ पे बस शॉर्ट्स में आंसर लिखे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का है। प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। अगर बच्चों को उतना ज़्यादा लंबा में याद न रहेगा जो मैं शुरुआत में आपको पढ़ाया, और तो आप लोग कम से कम इतना भी लिखेगा ना पहले, तो 2 नंबर मिल जाएगा। हमें आपकी चिंता है, क्योंकि मतलब एक टीचर को मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप बेहतर मार्क्स लाते हैं तो आप 10 दिन खुश होते हैं, 2 महीने खुश होते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप खुश होंगे तो 3 महीने खुश होंगे, इससे ज़्यादा नहीं खुश होंगे। आपके माता पिता भी 2 महीने, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन खुश होंगे, ठीक है। और एक टीचर जो होता है, जब तक दूसरे बच्चे का रिजल्ट नहीं आता तब तक वो खुश रहता है, ठीक है। और कहीं दूसरे बच्चे का रिजल्ट आया और आपसे कम रहेगा तब तक फिर भी वो आपको याद करता नहीं, वो हमारे बच्चे जो थे सबसे बेहतर नंबर लाया था, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना, एक टीचर कब तक खुश होते। तो मैं चाहता हूं कि आप बेहतर नंबर लाए ताकि मैं भी खुश रहूं और आपका सपना भी साकार हो। तो नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? टेंशन लेके, जब मानव जाति में कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, तब से ही नारी की पराधीनता का आरंभ हुआ, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसका लिख देना बस एक लाइन में। चलिए ये रहा 33वां। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो रामचरितमानस के रचना गोस्वामी तुलसीदास है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न प्यारे 34वां प्रश्न, मैंने बोला था आपसे को शुरुआत में ही कि लघु उत्तरीय का 34 प्रश्न पढ़ाऊंगा, जिसमें से आपके एग्जाम में 10 प्रश्न पूछेगा और 5 आप आसानी से बना लेंगे। यदि 10 नहीं पूछा तो 5 तो कोई नहीं रोकेगा, 34 में से 5 पूछेगा ही और आप बनाएंगे और आपका 10 मार्क्स कंप्लीट भी हो जाएगा। तो बुध के आनंद से क्या, बुध ने आनंद से क्या कहा? आंसर में लिखना है बुध ने आनंद से क्या कहा, लिखिएगा। बुध ने शिष्य आनंद से कहा, मैंने जो धर्म चलाया था 1500 वर्ष चलने वाला था। मतलब बुध ने आनंद से कहा, मैंने जो धर्म चलाया था वो 1500 वर्ष चलने वाला था, ठीक है, 1500 वर्ष चलने वाला था, किंतु अब वह 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि अब वह 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों की विवक्षिणी होने का अवधि को स्वीकार कर दिया है इसमें, ठीक है। इसलिए वह बुध ने आनंद से ऐसा कहा था कि मैंने जो धर्म बनाया वो 1500 वर्ष चलता, लेकिन अब वो 500 वर्ष ही चलेगा। मतलब 100 साल वो कम गया। क्यों कम गया? क्योंकि उसने नारी को भी इसमें शामिल कर लिया था। किसमें? बुद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म में। तो इस प्रकार से प्यारे इस प्रश्न का आंसर आप सभी को लिख देना है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग कहिएगा कि प्यारे कि दीर्घ उत्तरीय का भी सर प्रश्न करवा दीजिए, 15 मार्क्स हमारा कंप्लीट करवा दीजिए, तो ये हमारा टॉपर हॉट गेस्ट नोट्स है। इस माध्यम से हम आपको दीर्घ उत्तरीय के भी मतलब कुछ चुने हुए प्रश्न पढ़ाएंगे, जिससे आपका 15 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। जिस प्रकार से मैंने इस वीडियो में केवल आपका 10 मार्क्स कंप्लीट किया, उसी प्रकार से आपका दीर्घ उत्तरीय का भी 15 मार्क्स कंप्लीट करवा दूंगा, यदि आप कहेंगे तो, ठीक है। बाकी आप लोग इस वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छा से, क्योंकि इस वीडियो पे प्यार दीजिएगा और आप लोग खूब ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि यस सर दीर्घ उत्तरीय का भी करा दीजिए, तो मैं करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको प्यारे तो आप लोग हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 89 20 71 32 54 पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।